यस पीपल, मेरी बात सुनना एक बार। ये वाले जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है ना, ये ना मैं फ्री में डाल रहा हूँ, और ना तुम एक बार इसको सुन के देखना। 100% गारंटी है कि तुम्हारे डायरेक्ट बॉडी में घुसेगा, दिमाग में घुसेगा। बस एक काम करना, इसको ना चालू करने से पहले ना एक बार वीडियो को ना, ऑडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऑडियो रिविजन्स, क्योंकि तुमने देखा होगा इंडस्ट्री में कि ना कोई ऑडियो रिविजन्स शायद ही कम होते हैं, लेकिन ये ऑडिट का एक ऐसा वन शॉट ऑडियो रिविजन्स है कि जो आपकी सेवा में ला रहे हैं। तो एक बार इसे ज़ोर से प्यार दीजिए सर, ठीक है? तो आपको भी मज़ा आएगा, मेरे को भी मज़ा आएगा, तो सबको मज़ा आएगा सर। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं। यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग पीपल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम शुरुआत करते हैं। आज अपना शुरुआत किस चीज़ के साथ करेंगे सर? शुरुआत करेंगे अपना डिस्क्लोजर के साथ। ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर के साथ हम शुरुआत करेंगे। तो ये क्या बोलते हैं सर? तो मेरे को फटाफट से मैं बोलता जाऊँगा, तो मेरे को बताते जाना, ठीक है? अरे हो के हाँ, हो के हो सर, बिल्कुल समझ गया सर, बताते जाते हैं। चलो सर, चिंता की तो कोई बात ही नहीं है। तो आ जाओ सर, जल्दी से फटाफट चलते हैं सर, फटाफट पिकअप करते हैं। मज़ा आएगा, तुम्हें भी मज़ा आएगा, मेरे को भी मज़ा आएगा। तो चलिए सर, शुरुआत करते हैं। देखिए सर, सुनो ना, अभी मैं बात कर रहा हूँ कि ना, मैं बात करूँगा कि ना बेनामी प्रॉपर्टी की। तो बेनामी प्रॉपर्टी में ना हमें क्या करना पड़ता है सर? बेनामी प्रॉपर्टी में अगर कोई जैसे डिस्क्लोजर आया बेनामी प्रॉपर्टी का, शुरुआत हम वहीं से कर रहे हैं। लास्ट पेज हमारा 11.20 है, तो वहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं। डिटेल्स ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी हेल्ड, ठीक है? अब क्या करना पड़ेगा? वेदर एनी प्रोसीडिंग्स हैव बीन इनिशिएटेड और पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी फॉर होल्डिंग एनी बेनामी प्रॉपर्टी, जो कि कंपनी के नाम पे नहीं है, बेनाम है प्रॉपर्टी, ठीक है ना? और अंडर द बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 एंड द रूल्स मेड देयर अंडर द कंपनी शैल डिस्क्लोज द फॉलोइंग। मेरी बात सुनना सर कि ना, कुछ भी अगर प्रोसीडिंग्स जो इनिशिएट हुई है या तो कोई पेंडिंग पड़ी है अगेंस्ट द कंपनी फॉर होल्डिंग द बेनामी प्रॉपर्टी, अंडर एक्ट का नाम क्या है? अंडर द बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 एंड द रूल्स देयर अंडर द कंपनी शैल डिस्क्लोज। क्या क्या कंपनी डिस्क्लोज करेगी? मेरी बात सुनना सर ध्यान से, इसकी मतलब एक मेमोरी टेक्निक है सर, याद कैसे रहेगा? देखो सर, बी फॉर बेनामी, बी फॉर बैड। मेमोरी टेक्निक क्या है? बैड। हमें याद कैसे रहेगा? बैड। मैंने कहा बी फॉर बेनामी, बी फॉर बैड, हाँ के ना? यस सरकार, मेरी बात सुनना सर ध्यान से, सर मेरी बात सुनना ध्यान से। तो बेनामी प्रॉपर्टी में बी फॉर बैड, बी फॉर बेनामी, बी फॉर बैड। बैड से क्या होगा सर? बी से मतलब क्या होगा सर कि ना, डिटेल्स ऑफ सच। मेरी बात सुनो सर, सुनो तो सही, मेरी बात सुनो। डिटेल्स ऑफ बेनिफिशियरीज, पहली बात। दूसरा, अमाउंट देयर ऑफ। तीसरा, डी से क्या होगा? डिटेल्स ऑफ सच प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग द ईयर ऑफ एक्विजिशन, हो के नहीं? यस सर। उसके बाद फिर क्या होगा? फिर हम क्या बोलेंगे? शी लव्स मी, शी लव्स मी नॉट, शी लव्स मी, शी लव्स मी नॉट। मतलब बेनामी क्या बुक्स में है, क्या बुक्स में नहीं है? तो ऐसे शी लव्स मी और शी लव्स मी नॉट, मैं सोच रहा हूँ उसके बारे में। तो क्या है कि ना, इफ प्रॉपर्टी इन द बुक्स देन रेफरेंस टू द आइटम इन द बैलेंस शीट, हो के नहीं? अगर बुक्स में है तो उसका रेफरेंस जरा बैलेंस शीट आइटम से। इफ प्रॉपर्टी नॉट इन द बुक्स, उसको फैक्ट को डिस्क्लोज कर दो, यानी कि द फैक्ट शैल बी स्टेटेड विद द रीजंस, रीजंस के साथ बता दो उस फैक्ट को। अच्छा सुनो ना मेरी बात ध्यान से, फिर मेरे को बताओ कि वो अ बेटर है और ट्रांसफर हो रहा है, वो क्या है? अ बेटर है या फिर और ट्रांसफर हो रहा है? सर मंजे का मला माहिती नहीं, मेरी बात सुनो ध्यान से। वेदर मतलब वेयर देयर आर द प्रोसीडिंग अगेंस्ट द कंपनी अंडर दिस लॉ एज एन अ बेटर ऑफ द ट्रांजेक्शन और एज अ ट्रांसफर, और देन डिटेल्स शैल बी प्रोवाइडेड। मेरी बात सुनो ना ध्यान से सर। वेयर देयर आर प्रोसीडिंग अगेंस्ट द कंपनी अंडर दिस लॉ, अंडर दिस लॉ मतलब कि यानी कि जो बेनामी का जो अभी चल रहा है एक्ट वगैरह, उसके अंदर कुछ भी होगा तो फिर अब मतलब अगेंस्ट द कंपनी अंडर दिस लॉ एज अ बेटर ऑफ द ट्रांजेक्शन और एज अ ट्रांसफर, और देन डिटेल्स शैल बी प्रोवाइडेड, ठीक है सर। और लास्ट में क्या है कि नेचर, स्टेटस एंड कंपनी का व्यू बता दो कि वो क्या बोलती है, यानी कि नेचर ऑफ प्रोसीडिंग, स्टेटस ऑफ सेम एंड कंपनी व्यू ऑन सेम, हो के नहीं? हो सरकार, समझ गया। तो सर आगे चलते हैं हम अगले पे कि ना, यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। एक सेकंड में वापस से रिकैप कि बैड, शी लव्स मी नॉट, यानी कि इन द बुक्स और नॉट इन द बुक्स। और पहले में क्या था? बी से बेनिफिशियरी, ए से अमाउंट देयर और डिटेल्स ऑफ बेनिफिशियरी वगैरह, ठीक है, इंक्लूडिंग द ईयर ऑफ एक्विजिशन। शी लव्स मी नॉट। उसके बाद फिर अपना आ गया था हमारा कि अब एट्रो ट्रांसफर और नीचे स्टेटस एंड कंपनी का व्यू क्या है उस पर। अब आ रहे हैं हम अपना क्रिप्टो करेंसी पे। तो क्रिप्टो करेंसी को क्या करना पड़ेगा? डिटेल्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी आएगा। सर इसमें क्या आ सकता है? बिटकॉइन से
पूछ सकता है, हाँ कि नहीं? यस सर, कि ना बिटकॉइन वगैरह पूछ सकता है या फिर डॉजी कॉइन पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है वो, ठीक है ना। तुम्हें 2-3 जो पता होगा तुम्हें, एथर वगैरह, लेकिन वो जो भी रहेगा ना तो उसमें क्रिप्टो करेंसी लिखा रहेगा साथ में। तो मेरी बात सुनो सर, क्रिप्टो करेंसी में क्या तुम डिस्क्लोज करोगे? वेन वेयर द कंपनी हैज ट्रेडेड और इन्वेस्टेड। सर सुनो ना मेरी बात, कोई भी कंपनी होगी, कोई इंडिविजुअल होगा, कोई भी होता है मेरे हिसाब से, मैं बताऊंगा, या तो वो ट्रेड करेगा या तो इन्वेस्ट करेगा, हाँ कि ना, जैसे शेयर में या किसी और चीज़ में। जब शेयर की जगह यहाँ पे तुम कर दो, मैं कह रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी, ठीक है ना। वेयर द कंपनी हैज ट्रेडेड और इन्वेस्टेड इन द क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसीज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, हाँ, द फॉलोइंग शैल बी डिस्क्लोज। क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा उन्हें? PAD। क्या डिस्क्लोज करने का पड़ेगा? PAD। पी म्हणजे काय? प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग द क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी। ए से क्या होगा सर? अमाउंट ऑफ करेंसी हेल्ड एज रिपोर्ट, हेल्ड एज एट रिपोर्टिंग डेट। और डी से क्या होगा सर? डिपॉजिट और एडवांस फ्रॉम एनी पर्सन फॉर एनी पर्पस ऑफ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इन द क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी। मेरे साथ फटाफट बोलो सर। क्या सबसे पहले बी से क्या था? प्रॉफिट और लॉस ऑन ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग द क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी। ए से अमाउंट देयर ऑफ। डी से क्या होगा? डिपॉजिट और एडवांस होगा फ्रॉम एनी पर्सन, किसी से लिया। किस चीज़ के लिए लिया सर? क्रिप्टो करेंसी खेलने के लिए, मतलब यानी कि ट्रेड करने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए। सबसे पहले क्या था? प्रॉफिट और लॉस कंप्यूट करा। दूसरे ए पे क्या था? कुछ तो भी अमाउंट आया हुआ। तीसरा, अब अपने पास पैसा बचा तो था तो फिर क्या किया? डिपॉजिट या फिर एडवांस लिया फ्रॉम एनी पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इन द क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी। बस सर बात इतनी सी थी। चलो सर आगे चलते हैं यहाँ से, और आगे चलने पे हमें एक चीज़ मैं बताऊंगा यहाँ पे हमें क्या पता लगा। पता क्या लगा? मैं तो वैसे बता रहा हूँ कि ना अदर इनकम है, ठीक है। अदर इनकम जब है ना तो हमें क्या करना पड़ेगा सर? डिस्क्लोजर कुछ तो भी देना पड़ेगा ना अदर इनकम का। तो हम क्या देंगे सर? अदर इनकम की जगह एग्जाम में पता क्या आ सकता है? इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट रिसीव्ड, या तो डिविडेंड रिसीव्ड, या तो प्रॉफिट और सेल ऑन लॉस ऑफ इन्वेस्ट। तो मेरे को समझना पड़ेगा, अरे भाई साहब ये तो अदर इनकम्स हैं, हो के नहीं हो सरकार। मेरी बात सुनो सर ध्यान से कि ना, इंश्योर वेदर द फॉलोइंग डिस्क्लोजर एज रिक्वायर्ड अंडर द शेड्यूल 3 पार्ट 2 और टू द कंपनीज एक्ट हैव बीन मेड। क्या कब कहाँ पे होता है ये? शेड्यूल 3 पार्ट 2 सर। शेड्यूल 3 पार्ट 1 बैलेंस शीट सर। शेड्यूल 2 डेप्रिसिएशन। तो ये कहाँ पर होता है? इसकी तो कोई जगह है नहीं। मैंने कहा है शेड्यूल 3 पार्ट 2 में ऑफ द कंपनीज एक्ट ये डिस्क्लोज होता है। तो सर ये अदर इनकम क्या डिस्क्लोज होगा? मतलब क्या मेमोरी टेक्निक है इसकी कुछ? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा कि ना जब भी मैं इनकम लेने जाऊंगा ना मैं उसको एक बात बोलूंगा, क्या? आईडी दे या नंबर दे। मैं उसको क्या बोलूंगा? आईडी दे या नंबर दे। आई फॉर इंटरेस्ट इनकम, डी फॉर डिविडेंड, अब दे या नंबर दे। एन फॉर नेट गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओ फॉर अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब सर नॉन ऑपरेटिंग इनकम के ब्रैकेट में क्या है? नेट ऑफ एक्सपेंसेस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू सच इनकम। और इंटरेस्ट इनकम के ब्रैकेट में क्या था? इन केस ऑफ कंपनी अदर देन फाइनेंस कंपनी। मेरे साथ फटाफट बोलो, क्या? आईडी दे या नंबर दे। आई फॉर इंटरेस्ट इनकम, डी फॉर डिविडेंड, देन फॉर नेट गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ओ फॉर अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम। हाँ कि ना? यस और नो? यस सरकार। चलो सर आ जाओ ना। अनडिस्क्लोज इनकम के बारे में बताओ ना। अनडिस्क्लोज इनकम, मेरी बात सुनो सर, क्या होता है? ये जो अनडिस्क्लोज इनकम होता है ना, अनडिस्क्लोज्ड इनकम, तो कंपनी क्या करती है इसमें ना? डिटेल्स देती है। क्या बात कर रहे हो सर? शैल गिव द डिटेल्स ऑफ सच ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है। जो भी कंपनी के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुई है वो उसकी डिटेल देती है, या तो जैसे जो दैट हैज बीन सरेंडर्ड। अब जो वो है या तो सरेंडर हो गई है या तो डिस्क्लोज हो चुकी है ड्यूरिंग द ईयर इन द टैक्स असेसमेंट। जब टैक्स असेसमेंट हुआ अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, तब वो अभी जस्ट, पहले तो वो बुक्स में थी ही नहीं, उसकी कोई डिटेल्स ही नहीं थी, लेकिन अभी क्या हुआ? अचानक से वो सरेंडर हुई या फिर डिस्क्लोज हो चुकी है बाय द इनकम टैक्स एक्ट, यानी कि टैक्स असेसमेंट में अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1991। या कैसे? सच एज सर्च से, सर्वे से, या फिर अदर रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 अनलेस देयर इज इम्यूनिटी फॉर डिस्क्लोजर अंडर एनी स्कीम एंड शैल state whether the previously unrecorded income any related asset that have been properly recorded in the books of account। सर कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है, बड़ा आसान है। क्या है कि ना, देर इज इम्यूनिटी फॉर डिस्क्लोजर। क्या जरूरी था ना डिस्क्लोज करना? हाँ सर। अंडर एनी स्कीम एंड ऑल्सो स्टेट वेदर द प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड इनकम एंड रिलेटेड असेट दैट हैव बीन प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बोलते कोई ऐसी और है कि ना जो पहले तुमने अनरिकॉर्डेड रखी थी और अब बाद में तुम्हारी रिकॉर्ड हो चुकी है सर, ठीक है। चलो यहाँ से सर आगे आ जाओ कि ना, यहाँ पे पहले लाइन इंपॉर्टेंट थी। मैंने कहा फिर सर ना कि नहीं अदर एक्सपेंसेस में भी तो कुछ आएगा। मैंने कहा बिल्कुल आएगा। मैंने कहा बिल्कुल आएगा। मैंने कहा
अदर एक्सपेंसेस तुम क्या क्या सोच सकते हो। मैंने कहा कि ना देखो यार, अदर एक्सपेंसेस का जब डिस्क्लोजर आएगा ना, वो डायरेक्टली हो सकता है दे या ना दे, फिर क्या दे सकते हैं वो कि ना पावर एंड फ्यूल, रेंट, रिपेयर्स, इंश्योरेंस, कुछ भी दे सकते हैं। तो मैंने कहा इंश्योर कर लो, मैंने कहा क्या ना इंश्योर कर लो, क्या चीज़ इंश्योर कर लो सर, अदर एक्सपेंसेस हैव बीन क्लासिफाइड अंडर, कि ना कैसे क्लासिफाई होना चाहिए। देखो सर कि ना अदर एक्सपेंसेस में क्या आ सकता है, मेरी बात सुनना, एक बार दो बार बोलूँगे और अपना सारा ध्यान हो जाएगा, ठीक है ना। क्या क्या, रेंट, इंश्योरेंस, सीधा सीधा मेरी बात सुनो सर, पावर एंड फ्यूल, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, लीगल एंड प्रोफेशनल, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ट्रैवल एक्सपेंसेस और मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मेरी बात सुनो, कोई बंदा जब मर जाता है हम उसे क्या बोलते हैं, RIP। क्या बोलते हैं हम उसे, RIP। ये अभी मतलब क्या, ये मतलब वो कहते हैं क्या इसकी रिपेयर मेंटेनेंस हो रही। मैंने कहा मर गया हूँ नो, हाँ तो अब किस बंदे की एडवाइस लगेगी फिर, अब तो वो बंदा मर गया है, तो कोई प्रोफेशनल चाहिए जो कि गाड़ी वगैरह उठाने आएगा इस बंदे को, हाँ कि नहीं। लीगल चाहिए, कोई प्रोफेशनल चाहिए, कोई वाद विवाद ना हो जाए, और सबके आगे मतलब ऐसे प्रिंटिंग कार्ड बंटवाने पड़ेंगे किस चीज़ के लिए, वो बंदा मर गया हूँ नो, हाँ। और ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी तो करना पड़ेगा ना उसको ले जाने के लिए, हाँ कि ना। मेरे साथ मेरे फटाफट बोलो क्या खर्चा कब कब होगा। देखो खर्चा कब होगा, खर्चा मैं बताता हूँ कि यहाँ कब होगा। खर्चा तब होगा जब कोई बंदा मर जाएगा, यानी कि RIP, R फॉर रेंट, I फॉर इंश्योरेंस, P फॉर पावर एंड फ्यूल, R फॉर रिपेयर मेंटेनेंस, L फॉर लीगल एंड प्रोफेशनल, P फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, T फॉर ट्रेवल एक्सपेंसेस, M फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस। हो के नहीं, यस और नो, यस सरकार। चलो सर आ जाओ ना, मेरी बात सुनो सर, आगे हम चल रहे हैं फिर क्या ना CSR वाले पे। सर CSR क्या बोलता है सर, CSR बड़ा इंपॉर्टेंट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या बोलता है, 135 के अंदर डिफाइंड होता है, क्या बोलता क्या है, वेयर द कंपनी कवर्ड अंडर द सेक्शन 135 ऑफ द एक्ट, कंपनीज एक्ट, द फॉलोइंग शैल बी डिस्क्लोज्ड विद रिगार्ड टू CSR एक्टिविटीज। क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा हमें, वही तो बता रहा हूँ, तुम सुन ही नहीं रहे हो ना, वही तो सुनो तो सही मेरी बात सुनो। हिंदी वाली मेमरी टेक्निक, हिंदी वाली म्हणजे काय, हिंदी वाली हिंदे हिंदे म्हणजे कितना खर्चा करना चाहिए था, कितना खर्चा किया, कितना कम खर्चा किया, टोटल में कितना कम खर्च किया। अरे रीज़न क्या था कम खर्च करने का, अरे अपने वालों का था ना, अपने वालों पे तो कम खर्च करता है ना इंसान, तो यानी कि नेचर देखा गया, यानी कि अपने वालों का था तो कम खर्च किया, ठीक है सर। उसके बाद क्या प्रोविज़न बनाया ना, ये जो कम खर्च किया अपने वाले ज़्यादा मांग रहे तो क्या प्रोविज़न बनाया ना उसका, हाँ सर बनाया ना, सर बनाया बनाया बनाया। मेरी बात सुनो सर ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ ना सर, मैं सुनो ना मैं क्या कह रहा हूँ ना, मेरी बात सुनो ध्यान से। तो कितना खर्च करना चाहिए था, यानी कि अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी स्पेंट बाय द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर, कितना खर्च करना चाहिए था, कितना खर्च किया, यानी कि अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड। उसके बाद कितना कम खर्च किया, यानी कि शॉर्टफॉल एट द एंड ऑफ द ईयर, कितना टोटल में कम खर्च किया, यानी कि टोटल ऑफ प्रीवियस ईयर शॉर्टफॉल। रीजन क्या था कम खर्च करने का, यानी कि रीजन फॉर शॉर्टफॉल। फिर नेचर देखा क्या, नेचर का मतलब क्या कि ना नेचर ऑफ CSR एक्टिविटी, अरे अपने वाले थे ना इसलिए कम खर्च किया, उनका नेचर कैसा था, ये तो अपने वाले ही थे ना, ठीक है, तो इसलिए कम खर्च किया। यानी कि डिटेल्स ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, एग्जांपल दो, एग्जांपल क्योंकि एग्जाम में क्या आएंगे एग्जांपल। मेरी बात फटाफट सुनो ना सर, हाँ सर। कंट्रीब्यूशन टू ट्रस्ट, एग्जांपल कंट्रीब्यूशन टू ट्रस्ट, मेरे साथ फटाफट बोलो क्या, कंट्रीब्यूशन टू ट्रस्ट। चलो चलो सर सर, कंट्रीब्यूशन टू ट्रस्ट controlled by the company in relation to CSR activity, CSR expenditure as relevant in the AS। हो के नहीं, ये सर क्या बोल रहे हो ना कि ना डिटेल्स ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, कि ना रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कौन हो गए, कि ना हम जो हमारी कंपनी है ना, मान लें कंट्रीब्यूशन टू ट्रस्ट, हमने किसी ट्रस्ट में कंट्रीब्यूट किया, लेकिन वो जो ट्रस्ट है ना वो कंट्रोल कर रही है कंपनी खुद ही, ठीक है ना। तो इन रिलेशन टू CSR एक्टिविटी तो एक्सपेंडिचर, तो ठीक है ना, एज पर रेलिवेंट एज। तो मेरी बात सुनो सर ध्यान से, हाँ सर बोलो ना। जैसे रिलायंस है, रिलायंस का पहले तो देखेंगे कि हम ना नेचर क्या है CSR एक्टिविटी का। मैंने कहा नेचर ये है कि रिलेटेड पार्टी है, तो मैंने कहा रिलेटेड पार्टी कैसे होगी, कि मैंने कहा रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस फाउंडेशन हो गया उसका, यानी कि जो उसने डोनेट करना होता है ना वो सारा रिलायंस फाउंडेशन होती है, यानी कि ये कॉन्ट्रीब्यूशन तो ट्रस्ट तो है, लेकिन वो ट्रस्ट जो है वो कंट्रोल्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज है, तो उसका जो है ना इन रिलेशन टू CSR एक्सपेंडिचर जितना भी तुमने खर्च किया, डोनेट किया, वो सारा तुम एक मतलब एज पर ऐसे तुम दिखा दो इसको, ठीक है सर। मैंने कहा डिस्क्लोज करके चलो, और लास्ट में प्रोविजन बनाया ना, क्योंकि कुछ अगर झोल रहा तो सरकार छापे मार देगी, यानी कि वेयर अ प्रोविजन इज made with respect to liability incurred by entering into contractual obligation, the moment in the provision during the year should be shown separately। उसने बोला कि ना बस उसको ना अलग से दिखाने का कि ना कोई प्रोविजन बनाया नहीं बनाया with respect to liability incurred by the
बाय एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। मैंने कहा ठीक है सर, समझ गया सर, समझ ला गाय, मैंने कहा समझ ला, चलो चलो सर आ जाओ। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम रेशोज पे। रेशो पे हमारा मस्त क्वेश्चन एक आ चुका है हमारा आरटीपी मई 24 में, और उसके बाद फिर ना हमारा रेशो में भी क्या डिस्क्लोज करते हैं हम, मेरी बात सुनना सर। सर रेशो ना वैसे तो बड़ा दिक्कत करता है, लेकिन अब दिक्कत नहीं करेगा। क्यों सर, अभी क्या हो गया, मेरी बात सुनो ना सर। रेशो को ना तुमने याद नहीं करना, कैसी बात कर रहे हो सर, हम तो कुछ भी लिख के आएंगे रेशो से, ऐसे नहीं लिख के आना, मैं बोलता रहा हूँ ना। मेरी बात सुनो सर ध्यान से, मैंने कहा टर्नओवर के रिटर्न पे क्या आता है, मैंने कहा टर्नओवर निकाला तो क्या आता है। मैंने कहा जैसे देखो तुमने ट्रेडिंग बनाया, ठीक है, तुमने एक साइड टर्नओवर, यानी कि टर्नओवर मतलब सेल्स, सेल्स को हम क्या बोलेंगे, टर्नओवर। टर्नओवर में जब हम ट्रेडिंग बनाते, ट्रेडिंग एंड P&L, जीपी आता है। मैंने कहा जीपी को मार गोली, मैंने कहा जीपी को मार गोली, ठीक है ना, जी से गोली, जी से मार, जीपी को मार गोली। मैंने कहा सीधा बात कर आगे, जी क्योंकि जीपी कैरी फॉरवर्ड होगा, ब्रॉड फॉरवर्ड होगा, उसके बाद एनपी आएगा। यानी कि अगर देखा जाए तो टर्नओवर के रिटर्न पे एक्चुअली क्या आता है, एनपी, हाँ या ना, यस सर। और डेट जब लेते तो हमें हमारी बॉडी में क्या लगता है, करंट। तो मैंने कहा मतलब क्या है इसका, मैंने कहा देखो सर, टर्नओवर करके सारी रेशो होंगी, नेट प्रॉफिट करके रेशो होंगी, और उन पर रिटर्न्स आएंगे, और डेट से क्या लगेंगे, हमें करंट लगेगा। तो मेरी बात सुनो सर ध्यान से, मैं सबसे पहले बोलने जा रहा हूँ सर, सुनो ना, डेट पे करंट कैसे लगेगा, मेरे को ये बात सुनो, मेरी बात ध्यान से। डेट इक्विटी रेशो, हाँ कि नहीं, डेट सर्विस कवरेज रेशो, ओके सर। उसके बाद सुनना सर, सर मेरी बात सुनो ना, हाँ सर बोलो ना। तो उसके बाद फिर हमें क्या आएगा, डेट पे हमें क्या लगता है, करंट, करंट का मतलब करंट रेशो, ओके सर, डन 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 सरकार। चलो सर सुनो मेरी बात ध्यान से, उसके बाद अब मेरी बात सुनना, टर्नओवर के रिटर्न पे हमें क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट। टर्नओवर का मतलब क्या सर, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, नेट कैपिटल टर्नओवर रेशो। उसके बाद सर सुनो ना मेरी बात, हाँ सर बोलो ना, उसका रिटर्न पे नेट प्रॉफिट। रिटर्न पे नेट प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, कि रिटर्न का मतलब क्या हुआ सर, रिटर्न का, रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, हो के नहीं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसे हम बोलते हैं। देखो सर थोड़ा सा और शॉर्ट करो सर, कैसे, ROI, ROCE, हाँ के ना, ROE, मेरी बात सुनो, ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROCE ये तो वैसे रिटर्न के रेशो याद रहेंगे, ठीक है ना, और करंट रेशो तो वैसे ही याद रहेगा। अच्छा डेट का क्या है, डेट इक्विटी रेशो, डेट सर्विस कवरेज रेशो। अच्छा टर्नओवर का क्या था, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ठीक है, उसके बाद नेट कैपिटल टर्नओवर रेशो, ये सारा भी याद रहेगा सर। तो फिर याद क्या नहीं रहेगा, मैंने कहा कुछ है ही नहीं ऐसा याद जो ना रहे, मेरी बात सुनो सर ध्यान से। उसके बाद फिर नेट प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, नेट प्रॉफिट रेशो, बात खत्म। चलो सर आगे, इसमें एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो मई 24 में भी क्वेश्चन आया था, और वैसे भी, द कंपनी शैल एक्सप्लेन द आइटम्स इंक्लूडेड in the numerator and denominator for computing the above ratios, कि यानी कि कंपनी shall explain the items included in the numerator and denominator for computing the above ratios. Further explanation shall be provided for any change in the ratio by more than 25% as compared to the preceding year, as compared to the preceding year। मैंने कहा ठीक है सर समझ गया, मैंने कहा सर समझ गया। फर्दर एक्सप्लेनेशन जो भी कुछ रहेगी ना, कि वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी अगर वो चेंज इन रेशियो है बाय मोर देन 25% एज कंपेयर टू द प्रीसीडिंग ईयर। मैंने कहा डन 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 सरकार। चलो सर आगे। अच्छा सुनो ना सर, कि ना यानी कि 25% से ज़्यादा चेंज होगा तभी हम डिस्क्लोज करेंगे। मई 24 का क्वेश्चन क्या था, कि ना हमें सारी नेम ऑफ रेशो दी हुई थी, और दो का हमने कंपैरिजन बताया हुआ, तो 2 सालों का हमें कहा था परसेंटेज चेंज निकाला, और जो भी परसेंटेज चेंज तुम्हारा अगर 25% से ज़्यादा आएगा, जिसमें से हमारे 3 रेशो का 25% से ज़्यादा आएगा, तो हमने उसमें ये लिखना था बस, कि ना जो चेंज इन रेशो अगर मोर देन 25% है तो उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू प्रीसीडिंग ईयर। तो बस हमें वहीं पर हमें ये जो रेशो के नाम लिखने थे जिसका भी ऐसा हो रहा था। मैंने कहा डन 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 सरकार। चलो सर चलो सर चलो 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 सर। उसके लास्ट में, लास्ट तो नहीं सर, लेकिन हम बात कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप का। सर रिलेशनशिप किसके साथ, मैंने कहा स्ट्रक ऑफ कंपनी, जिसके साथ हम रिलेशनशिप में फंस गए हैं, यानी कि स्ट्रक ऑफ हो चुके हैं सर। वेयर द कंपनी हैज़ एनी ट्रांजेक्शन विद कंपनी स्ट्रक ऑफ अंडर 248 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 और 560 सेक्शन 560 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, द कंपनी शैल डिस्क्लोज द फॉलोइंग डिटेल्स। मैंने कहा क्या क्या, मैंने कहा इसे याद रखना है अपना श्रद्धा वाली मेमोरी टेक्निक से, श्रद्धा एंड कंपनी उसके बिहेव के साथ, ठीक है ना। तो नेम स्ट्रक ऑफ कंपनी, नेम क्या है स्ट्रक ऑफ कंपनी का, कौन रिलेशनशिप में अड़ा हुआ है, मैंने कहा श्रद्धा एंड कंपनी। बोलता नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन कैसी है विद स्ट्रक ऑफ कंपनी, मैंने कहा नेचर कैसा है, यानी कि क्या क्या होता है तुम्हारे बीच में। मैंने कहा श्रद्धा और कंपनी में वो पूछने की ना क्या क्या मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन हुई है। बोलते कि ना सबसे पहली बात तो मेरी बात सुनो, तो ना उसने ना क्या कर रखा है,
उसने क्या कर रखा है, उसने कर रखा है इन्वेस्टमेंट कर रखी है श्रद्धा एंड कंपनी में, ठीक है ना। उसके बॉयफ्रेंड ने क्या कर रखी है, इन्वेस्टमेंट कर रखी है, यानी कि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। मैंने कहा कितना वो देगा और कितना श्रद्धा लेगी, यानी कि कितना वो देगा वो, मतलब कि ना रिसीवेबल्स कितना है, यानी कि श्रद्धा है तो उसे वो कितना रिसीव करेगी और श्रद्धा कितना देगी, उसे पे करेगी, यानी कि रिसीवेबल कितना है, पेबल कितना है। फिर शेयर हेल्ड बाय स्टॉक ऑफ कंपनी, तो श्रद्धा का कितना इंटरेस्ट है उसमें, उसका तो इंटरेस्ट है, उसने तो इन्वेस्ट कर रखा है श्रद्धा में, लेकिन श्रद्धा का कितना इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे स्टॉक ऑफ कंपनी में, तो शेयर हेल्ड बाय स्टॉक ऑफ कंपनी। फिर अदर आउटस्टैंडिंग बैलेंस कुछ और भी है क्या ऐसा जो हमें नहीं बताया सर, ऐसा कुछ नहीं है। चलो सर आगे चलते हैं, उसका क्या हुआ, बैलेंस आउटस्टैंडिंग और रिलेशनशिप विद द स्टॉक ऑफ कंपनी इफ एनी टू बी डिस्क्लोज, ठीक है ना। तो रिलेशनशिप बता देना अगर कुछ डिस्क्लोज करने वाली बात होगी तो। चलो सर आ जाओ, सबसे पहले क्या था बस मेरे को एक सेकंड में बता दो कि नेचर ऑफ स्टॉक ऑफ कंपनी यानी कि श्रद्धा एंड कंपनी, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या हुई थी, यानी कि उसने इन्वेस्ट किया था, फिर रिसीवेबल था, पेबल था, और श्रद्धा ने इन्वेस्ट किया था, और उसके फिर शेयर्स कितना मतलब वो ले रही है, मतलब यानी कि ठीक है ना कितना इन्वेस्ट किया था वो सब कुछ हो गया, और अदर आउटस्टैंडिंग और बैलेंस, और उसके बाद फिर बैलेंस आउटस्टैंडिंग और रिलेशनशिप क्या था विद स्टॉक ऑफ कंपनी जो कि डिस्क्लोज करना था। मैंने कहा डन 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 सरकार। चलो सर आगे। तो सर हम यहाँ से आगे चल रहे हैं, और हम जब यहाँ से आगे चल रहे हैं ना सर, मेरी बात सुनो सर ध्यान से, सर मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। सर मैं क्या बोल रहा हूँ ना यहाँ पे सर, अरे सर तुम सुन रहे हो क्या, अरे हाँ के ना, यस और नो, यस सरकार, मेरी बात सुनना सर ध्यान से। मेरे को एक बात बताना सर, हम ना हर जगह ना बेनिफिट देते हैं, हम हर जगह ठीक है ना, किसी भी क्षेत्र में हो कि ना हम देते हैं SC ST वालों को, ठीक है ना, बेनिफिट वगैरह, ठीक है। तो ये एम्प्लॉय बेनिफिट, लेकिन वो हमारे कौन होते हैं, वो तो हमारे वर्कर होते हैं। मैं बात किया आज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस की, मैंने कहा वर्करों की नहीं, मैंने कहा उनको तो वेजेस पे होंगे, मैंने कहा फिर ये जो उनको मतलब SC ST वालों को अच्छे वेजेस पे होंगे, मैंने कहा फिर सैलरीज किसको अच्छी पे होंगी, सैलरीज मतलब एम्प्लॉयज़ वगैरह को जो बेनिफिट एक्सपेंसेस मिलते हैं, मैंने कहा वो किसको पे होगा ज़्यादा, मैंने कहा वो पे होगा SC ST वालों को नहीं, मैंने कहा SC SE वालों को। मतलब एक होता है SC ST, एक हमारे ऑडिट में क्या है SC SE, मतलब SC SE, हाँ के ना, ऐसे वालों को एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस मिलेगा, और वेज का बेनिफिट किसको मिलता है SC ST वालों को। तो हमारे उसमें क्या है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस किसको मिलेगा SC SE को, यानी कि S फॉर सैलरी एंड वेजेस, SC फॉर कंट्रीब्यूशन टू PF एंड अदर फंड, यानी कि प्रोविडेंट एंड अदर फंड्स, S for staff welfare expenses, E for expenses on employee benefit, सुनो ना, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम यानी कि ESOP, या फिर ESPP यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ऑप्शन स्कीम, या फिर एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान। मेरी बात सुनो सर वापस एक बार, सर सुनो ना, SC SC वालों को हमें क्या मिलेगा, मतलब उसको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। तो सर सुनो ना मेरी बात ध्यान से, हाँ सर बोलो ना, तो सुनो 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 तो सही सर एक बार। पहली बात तो ये समझ लो कि ना ये कहाँ डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ये तुम लिख के आओगे हर एक में कॉमन लाइन, क्या ये इट शैल बी डिस्क्लोज अंडर द शेड्यूल 3 पार्ट 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 हैव बीन मेड। तो ये क्या होगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस शोन सेपरेटली। तो मेरी बात सुनो सर, SC SE इसका मेमोरी टेक्निक है, तो क्या है सर, S फॉर सैलरी एंड वेजेस, उसके C फॉर कंट्रीब्यूट टू PF एंड अदर फंड्स, फिर S फॉर स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, E फॉर एक्सपेंसेस ऑन ESOP एंड SPP ESPP। चलो सर आगे आओ ना, मेरी बात सुनो सर, इन्वेंट्रीज के बारे में कुछ तो भी बोलो। इन्वेंट्रीज को ना हम कैसे बांटेंगे सर, मेरे को बताओ इन्वेंट्रीज को हम कैसे बांटेंगे। हम इन्वेंट्रीज को बांटेंगे 4 बंच में। क्या मतलब सर, 4 बंच में इन्वेंट्री को क्या करेंगे, हम क्लासिफिकेशन करेंगे। सर ये कहाँ पर होगा, ये शेड्यूल 3 पार्ट 1 में होगा। अरे बाबा ये तो शेड्यूल 3 पार्ट 1, अरे मैं तो कहता हूँ शेड्यूल 3 लिख दो तुम, ये शेड्यूल 3 पार्ट 1 में तो कंपनीज एक्ट में ये चीज़ डिस्क्लोज होगी। सर क्यों, क्योंकि इन्वेंट्री पूरा बैलेंस शीट है ना सर, शेड्यूल 2 में बाकी सब कुछ डिस्क्लोज होता है, लेकिन ये जितना मतलब ये वाला ना बैलेंस शीट का, तो ये अपने में डिस्क्लोज होगा। मेरी बात सुनना सर ध्यान से, इन्वेंट्री क्या डिस्क्लोज होगा, कैसे डिस्क्लोज होगा। बंच 1 क्या है सर, बंच 1 ये है रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स। बंच 2 क्या है सर, स्टॉक इन ट्रेड। तीसरा क्या है सर, यानी कि स्टोर्स एंड रिपेयर्स एंड लूज टूल्स। और बाकी सबको छोड़ो, मैं तो कह रहा हूँ कि ना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है, वहाँ पे क्या आता है, रॉ मटेरियल आता है, WIP होता है, फिनिश गुड्स निकलता है। मैं कह रहा हूँ कोई बंदा ट्रेडिंग करता है, मतलब ट्रेडिंग करता है जनरल, मतलब रिटेल शॉप है जिसकी, वो स्टॉक इन ट्रेड रखता है। मैं कह रहा हूँ कोई सर्विस दे रहा है तो वो स्टोर्स एंड स्पेयर्स और लूज टूल्स रखता है। उसके बाद अगर एक बात सुनो मेरी, ये हर जगह के लिए कॉमन होगा, वेदर गुड्स इन ट्रांजिट हैव बीन डिस्क्लोज सेपरेटली अंडर ईच सब हेड ऑफ इन्वेंटरी, यानी कि गुड्स इन ट्रांजिट तो किसी का भी हो सकता है, हाँ सर बिल्कुल। और लास्ट में तुम मोड ऑफ वैल्यूएशन देख के चलोगे, यानी कि फीफो है, लीफो है, वैक है, क्या है, फलाना ढिमकाना जो भी है ना, वो तुम देख के चलोगी। मैंने कहा ठीक है सर समझ गया, सर समझ गया मेरे को, चलो सर आगे चलते हैं।
सर आगे चलें क्या? अरे बोलो ना, तुम्हारी इजाज़त हो हम तभी आगे जाएंगे। चलो सर आगे। मैं कह रहा हूँ मेरे को ना परचेज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं परचेज़ कर रहा हूँ। ओके सर, मैं परचेज़ कर रहा हूँ। ये किधर डिस्क्लोज करूँगा? शेड्यूल 3 पार्ट 2, क्योंकि हमारा उसमें तो आता नहीं परचेजेस। तो मैं परचेजेस में क्या देखूंगा? मैं परचेज किस चीज़ का करूँगा? मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होऊंगा तो मैं एक चीज़ देखूंगा कि वेदर चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक एंड ट्रेड और WIP अलग से डिस्क्लोज हुआ या नहीं, स्पेसिफिकली डिस्क्लोज। दूसरी बात, हाँ, मैं देखूंगा अगर मैं रिटेलर हूँ तो परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड हैव बीन स्पेसिफिकली डिस्क्लोज हुआ कि नहीं। तीसरा, अगर मैं मतलब कोई अगर रिलेटेड पार्टी से वो ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, द ट्रांजेक्शन विद द रिलेटेड पार्टीज आर अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज इन नोट्स टू अकाउंट्स, हो के नहीं? हाँ सर, AS 18 के अंडर ये चीज़ डिस्क्लोज करके चलते थे, हाँ के ना? यस सरकार। चलो सर एक बार आ जाओ फटाफट से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स पे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी हमारा एक बहुत ज़्यादा उम्दा टॉपिक है और बहुत ज़बरदस्त है यार। तो मेरी बात सुनना सर ध्यान से। सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कहाँ डिस्क्लोज करेंगे? सर ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स तो ना हम शेड्यूल 3 पार्ट 1 में डिस्क्लोज करेंगे। क्यों? हमने तो देखे है उसकी क्लासिफिकेशन, ठीक है ना? कैश एंड बैंक, चेक, वो सब कुछ था ना, कैश ऑन हैंड वगैरह वो सब कुछ, ठीक है। तो चलो सर, शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट में ये डिस्क्लोज होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के बारे में बात हो रही है। ये क्लासीफाई कैसे होगा यार? क्लासीफाई 4 तरीके से होगा, यानी कि 4 में कैसे होगा सर? बैलेंस विद द बैंक्स, चेक्स, DD मतलब क्या नाम है, ड्राफ्ट ऑन हैंड, कैश ऑन हैंड, अदर्स, यानी कि नेचर को स्पेसिफाई कर दो। फिर ईयर पे मार्क लगा दो, यानी कि ईयर पे मार्क कैसे करेंगे सर? सर ईयर पे मार्क कैसे करेंगे सर? ईयर आर मार्क्ड बैलेंसेस विद द बैंक्स, ठीक है सर। फॉर एग्जांपल उड़ा में उड़ा दो। सर इसे याद कैसे करेंगे सर? पहले तो हमने बोल दिया कि ना बैंक के पास बैलेंस होगा, चेक्स होंगे, ड्राफ्ट्स होंगे ऑन हैंड, कैश ऑन हैंड होगा, अदर भी होंगे, जो नेचर स्पेसिफाई कर देना उसका। मैंने कहा फिर एक काम करना, उड़ा में उड़ा देना, यानी कि उड़ा में उड़ा देना मतलब अगर उड़ा में उड़ा देना यानी कि अनपेड डिविडेंड में डाल देना। लेकिन अगर अनपेड डिविडेंड में तुमने नहीं डाला तो मैं क्या कर दूंगा? ईयर पे मार्क लगा दूंगा। ईयर पे मार्क कर दूंगा मतलब कि अनमार्क्ड बैलेंसेस विद द बैंक्स, फॉर एग्जांपल उड़ा, यानी कि अनपेड डिविडेंड शैल बी सेपरेटली स्टेटेड। ओके सर। फिर उसके बैलेंस विद द बैंक्स टू द एक्सटेंट एज मार्जिन मनी और सिक्योरिटी। सर क्या तुम मेरे को ना बोर कर रहे हो सर? सर क्या मेरे को तुम बोर कर रहे हो? मैं कह रहा हूं तुम एक चीज याद रखो, क्या मार्जिन मनी पे रेस्ट्रिक्शन लगा रहा हूं फॉर 12 महीने, फॉर 12 महीने के लिए। मतलब सर क्या मतलब? मैं समझा नहीं सर। मार्जिन मनी पे रिस्ट्रिक्शन मतलब मार्जिन मनी का क्या मतलब हुआ? कि बैलेंस विद द बैंक्स टू द एक्सटेंट होल्ड एज मार्जिन मनी और सिक्योरिटी अगेंस्ट द बोरोइंग्स गारंटी अदर कमिटमेंट शैल बी डिस्क्लोज। मेरी बात सुनो सर, कुछ तो भी बैलेंसेज होंगे जो कि बैंक के पास होंगे, हाँ सर होंगे, हेल्ड एज अ मार्जिन मनी और सिक्योरिटी अगेंस्ट द बोरोइंग्स, यानी कि बैलेंस के कुछ तो भी होल्ड होंगे बैंक के पास जो कि मार्जिन मनी कितना या तो सिक्योरिटी कितना अगेंस्ट द बोरोइंग्स, अगेंस्ट द गारंटीज, अगेंस्ट द अदर कमिटमेंट, तो वो जो भी होगा ना वो सारा अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा। उसके बाद मार्जिन मनी पे मैं रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हूँ, मतलब रिपेट्रिएशन रिस्ट्रिक्शन बोल रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ फैशन वाला वर्ड बोलो, क्या रिपेट्रिएशन रिस्ट्रिक्शन, ठीक है ना? अंदर से एक फील आती है, कुछ देशभक्ति वाला भाव है मतलब, ठीक है ना? उसके बाद फिर इफ एनी इन रिस्पेक्ट ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस शैल बी सेपरेटली स्टेटेड। ओके सर। और फिर कितने मार्क, मतलब देख ईयर पे मार्क कर दूंगा अगर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाने दिया तो, क्योंकि फॉर 12 महीने। सर 12 महीने का कैसे सर? बैंक डिपॉजिट विद मोर देन 12 मंथ्स मैच्योरिटी शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली, यानी कि क्या होता है ना कि ना जो ना FD वगैरह का होता है वो 12 महीने से ज़्यादा मैच्योर होंगे, लेकिन बाकी सबका क्या रहता है? करंट रहता है या फिर उनका नॉर्मल रहता है OD वगैरह। लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा? बैंक को डिपॉजिट किया विद मोर देन 12 मंथ्स मैच्योरिटी, जो कि 12 महीने से भी ऊपर जा रहा है, हाँ, उसको सेपरेटली हम डिस्क्लोज करके चलेंगे। हाँ सर, चलो सर आगे चलो यहाँ से। ये सारा बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया है, क्रिस्टल वाला क्लियर है सर। सर सुनो ना मेरी बात, हाँ सर बोलो ना। अब क्या है ना, हाँ सर क्या है सर? सर मुझे भी बताओ ना क्या है अभी, मेरी बात सुनो सर। सेल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में क्या आएगा? मैंने कहा सेल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में ये आएगा कि ना, पहली बात तो ये कि ना शेड्यूल 3 पार्ट 2 में ये डिस्कस होता है ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ऑन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनी अदर देन फाइनेंस कंपनी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली इन नोट्स रेवेन्यू फ्रॉम। अब सुनो सर, RFO मतलब कि ना, यानी कि सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेशन किस चीज़ का हो सकता है? प्रोडक्ट्स का या सर्विस का, यानी कि सेल ऑफ प्रोडक्ट्स या तो सेल ऑफ सर्विसेज। फिर अदर इनकम कैसे आ सकते हैं? ग्रांट और डोनेशन रिसीव्ड रेलेवेंट इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनीज ओनली। फिर अदर नॉन ऑपरेटिंग रिवेन्यूज लेस एक्साइज ड्यूटी। मेरे का दंडनाडन सरकार। फिर उसका होता है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस कंपनी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन शैल इंक्लूड रिवेन्यू फ्रॉम इंटरेस्ट एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। मैंने कहा ठीक है सर।
मैंने कहा डन। मैंने कहा कि ना नेक्स्ट होता है अपना रेवेन्यू अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग हेड्स शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली बाय वे ऑफ नोट्स टू अकाउंट्स टू द एक्सटेंट एप्लीकेबल वेदर ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट ऑन सेल अदर देन यूजुअल ट्रेड डिस्काउंट हैज़ बीन डिस्क्लोज। सर सुनो ना मेरी बात, क्या होता है ना, हम जब माल खरीदते हैं तो तो हमें ना कई सारे डिस्काउंट मिलते हैं, जैसे हमें क्वांटिटी डिस्काउंट मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, लेकिन ना ये क्या होता है, ये सिर्फ हमें नहीं मिलता, ये सबको मिलता है। क्या बात कर रहे हो सर, कसम से ऐसा नहीं है सिर्फ हमें मिल गया, ना जी ना, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो कह रहा हूँ सबको मिलता है ये कार्ड डिस्काउंट, कैश मतलब कैश डिस्काउंट कईयों को मिलता है लेकिन सबको नहीं मिलता। लेकिन अब क्या बोला कि ना कुछ ना ट्रेड डिस्काउंट क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं है, कुछ ब्रोकरेज अलग ही मिल रहा है हमें यार, कोई डिस्काउंट ऐसा मिल रहा है अदर देन मतलब यूजुअल ट्रेड डिस्काउंट, तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो क्या लिखा हुआ, वेदर ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट ऑन सेल्स अदर देन यूजुअल ट्रेड डिस्काउंट हैज बीन डिस्क्लोज। उसके बाद वेदर द ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टी, सारे मैं तो कहता हूँ ये परचेजेस में हो, सेल में हो, हर जगह चिपका के आने का कि कोई ट्रांजेक्शन हुई है ना रिलेटेड पार्टी के साथ अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज हुई है ना नोट्स टू अकाउंट्स में, 2 बार और पूछने का, चिपका के 2 बार और पूछने का। अच्छा सुन लो सर मेरी बात, सर तुम सुन रहे हो क्या, मैं मेरे को अच्छा लग रहा है तो मेरी बात पे फोकस नहीं कर रहे हो, मैं फुल चाहता हूँ माला फुल अटेंशन पाइए। चलो भाई दोस्तों, हाँ सर आ जाओ सर, चलो सर सुनो ना मेरी बात, चलो 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 सुनो सर, सुनो सुनो सुनो, देखो ऐसा है, कैसा सर, सर कैसा है, मेरी बात सुनो ध्यान से। मैं कह रहा हूँ कि ना एक ना प्रमोटर वाला पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, क्या है वो सर कि ना following disclosure shall be made where loans or advances in nature of loans are granted to promoters, directors, KMPs and other related parties। कि क्या क्या होगा सर, मेरी बात सुनो सर, सर सुनो ना मेरी बात, देख पढ़ ले वरना काम करवाएंगे। सर कौन कौन वो बोरो कर सकता है, मेरी बात सुनो सर, टाइप ऑफ बोरोर, कैसे कैसे बोरोवर हो सकते हैं। मैंने कहा पढ़ लिए वरना काम कराएंगे, पढ़ ले काम कराएंगे मतलब क्या है, पी से पढ़ ले मतलब पी से क्या होगा प्रोमोटर, पढ़ ले, डी से क्या होगा डायरेक्टर्स, काम करवाएंगे, के से क्या होगा केएमपी, काम करवाएंगे करवाएंगे रहेंगे, यानी कि क्या है सर ये आर से मतलब रिलेटेड पार्टीज। ठीक है सर, उसका अमाउंट ऑफ लोन और एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे जिसमें लिख रखा है कि ना लोन कितना दिया हुआ है या फिर एडवांस दिया हुआ तो कितना वो आउटस्टैंडिंग है उसका बैलेंस, और परसेंटेज बता दो उसका। सर परसेंटेज बता देना बस कि ना देखो जो हमने अमाउंट में फिगर लिखी उसी का परसेंटेज निकाल देना, अरे वैक निकालते हैं जैसे, हाँ कि ना, यस सर बिल्कुल सही है सर, सारी बात मेरे को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई, अंदर से ऐसे आ रहा है मेरे को ना पूरा। सर सुनो ना मेरी बात अब ध्यान से, हाँ सर मैं फाइनली एक बार तुम्हें लेके चल रहा हूँ मैं ट्रेड रिसीवेबल्स पे और फिर ट्रेड पेबल्स पे, ठीक है ना। मेरी बात सुनना सर, एकदम पूरा मस्त फोकस करना। मैं इसका ना सिर्फ क्या कर रहा हूँ, मैं ना थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, उसका एजिंग शेड्यूल में बताऊंगा इसका, ठीक है। मेरी बात सुनना, रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर फॉर ट्रेड रिसीवेबल्स हैव बीन अप्रोप्रिएटली मेड, तो चेक करो रीस्टेटमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रेड रिसीवेबल हैव बीन डन प्रॉपर्ली इन अकॉर्डेंस विद AS 11। दूसरा, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन रिगार्डिंग रिसीवेबल्स हैव बीन मेड एज पर AS 18 और AS 24। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद फिर एंश्योर दैट ट्रांजेक्शन विद रिलेटेड पार्टीज अंडर सेक्शन 189, ठीक है, ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 आर रिपोर्टेड प्रॉपरली इन मतलब यानी कि इन कारो 2020। मैंने कहा डन, मैंने कहा डन डनाडन सरकार। उसके बाद क्या होगा सर, उसके बाद मैंने कहा कि ना शेड्यूल 3 पार्ट 1 में ये चीज़ डिस्कस होती है ट्रेड रिसीवेबल के बारे में, लेकिन उसका एजिंग का शेड्यूल क्या है, उसकी एज हो रही है सर, उसकी एज हो रही है। तो अब जब जैसे जैसे एज बढ़ती है ना तो लोग कोशिश क्या करते हैं, देखो मैं कॉलम बता दूं पहले कैसे हैं, एजिंग शेड्यूल कैसा है, पर्टिकुलर्स आउटस्टैंडिंग फॉर फॉलोइंग पीरियड्स फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है ना, इतने टाइम के लिए अभी आउटस्टैंडिंग है, यानी कि अपने को पैसा मिलना बाकी है, अभी मिला नहीं, मिलना बाकी है, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल है ना अभी भी हमारे, तो कितने टाइम का एक शेड्यूल बनता है, लेस देन 6 मंथ, जिसे हम 0 to 6 मंथ अनऑफिशियली बोलते हैं, ऑफिशियली क्या बोलते हैं 6 लेस देन 6 मंथ्स, तो यानी कि 6 लेस देन 6 मंथ्स या फिर 6 मंथ टू 1 ईयर, 1 to 2 ईयर, 2 से 3 ईयर, 3 से मोर यानी कि मोर देन 3 ईयर्स। अच्छा सुनो ना सर, फिर अमाउंट बता दो इन रुपीज़ टोटल में, ठीक है सर। मेरी बात सुनो सर ध्यान से, सुन रहे हो क्या, हाँ सर सुन रहे हैं, मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ ना, एक काम करो कि ना जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी ना, हमें जीवन में कोई डिस्प्यूट नहीं चाहिए, हमें साफ रहना है,
ठीक है, हमें साफ रहना है, लेकिन फिर भी हमारी छवि अब गंदी होती जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग गंदे हैं ना, दुनिया गंदी है, तो हमारी छवि कैसी होगी? गंदी होगी। यानी कि सबसे पहले मेरे को कोई डिस्प्यूट चाहिए नहीं था, यानी कि अनडिस्प्यूटेड, और मैं कैसा रह रहा था? गुड। यानी कि अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल्स कंसीडर्ड गुड। फिर अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल, किसी को मेरे पे शक हुआ, ट्रेड रिसीवेबल्स कंसीडर्ड डाउटफुल। तो अभी क्या हुआ? अनडिस्प्यूट तो नहीं है मेरे पे, लेकिन मैं अभी डाउटफुल हूँ। उसके बाद बोलते हैं कि ना तुम डिस्प्यूटेड हो, लेकिन डिस्प्यूटेड में तुम सही हो, तुम गलत नहीं हो, तो तुम आराम से बिल्कुल सही हो तुम। यानी कि डिस्प्यूट तो हुआ है, यानी कि डिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल्स कंसीडर्ड गुड। उसके बाद क्या हुआ? फिर डिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल कंसीडर्ड डाउटफुल, यानी कि तुम महागंदे हो, तुम महागंदे हो। सबसे पहले क्या था? हम अच्छे हैं, अच्छे हैं, तो अच्छे अच्छे मतलब कि ना अनडिस्प्यूटेड टी आर कंसीडर्ड एज गुड। फिर उसके बाद क्या होगा? अनडिस्प्यूटेड कंसीडर्ड एज डाउटफुल, फिर डिस्प्यूटेड कंसीडर्ड एज गुड, फिर डिस्प्यूटेड कंसीडर्ड एज डाउटफुल। मैंने कहा डन 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 सरकार। उसके बाद मेरी बात सुनना सर। फिर सिमिलर इन्फॉर्मेशन शैल बी गिवन वेयर नो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट स्पेसिफाइड। ठीक है सर। इन दैट केस डिस्क्लोजर शैल बी फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी कि ना बोल रहे कि ना तुम्हें डेट ऑफ पेमेंट नहीं दी हुई, तो मैंने कहा डेट ऑफ ट्रांजेक्शन से देख लो। मैंने कहा डन 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 सरकार। अच्छा सर, ट्रेड रिसीवेबल में तुम क्लासीफाई कैसे करोगे? मैंने कहा सिक्योर्ड कंसीडर्ड गुड, अनसिक्योर्ड कंसीडर्ड गुड, और मैंने कहा डाउटफुल। मैंने कहा डन 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 सरकार। उसके बाद क्या है? अलाउंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स शैल बी डिस्क्लोज अंडर द रेलेवेंट हेड्स प्रॉपरली। ठीक है ना, हेड सेपरेटली। मैंने कहा कि ना बैड एंड डाउटफुल डेट है वो अलग से उसको डिस्क्लोज करेंगे। हाँ सर ठीक है। उसके बाद क्या है सर? डेट्स ड्यू बाय। अब यहाँ फोकस करना सर, डेट ड्यू बाय। सर डेट किस किस के द्वारा जो है ना ड्यू हो सकता है? डायरेक्टर और अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी और एनी ऑफ देम। सर सुनो ना मेरी बात। हाँ सर, तो सर ये डेट जो है ड्यू बाय डायरेक्टर और अदर ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी और एनी ऑफ देम ईदर सेवरली और जॉइंटली विद एनी अदर पर्सन। या तो वो आपस में ही सारे होंगे, यानी कि जॉइंटली और सेवरली होगा, या फिर और फर्म्स और प्राइवेट कंपनीज रिस्पेक्टिवली इन विच डायरेक्टर इज अ पार्टनर और डायरेक्टर इज अ मेंबर शुड बी प्राइवेटली या सेपरेटली स्टेटेड। ओके सर, डन डन सरकार। अच्छा सर, टीपीपी का भी कुछ है क्या? सर ट्रेड रिसीवेबल्स और जैसे है तो ऐसे ट्रेड पेबल्स का भी कुछ है क्या? मैंने कहा बिल्कुल है। मैंने कहा बिल्कुल है। तो सर इंश्योर कर लो फटाफट से, शेड्यूल 3 पार्ट 1 में ये लिखा होता है। तो फिर ये कहाँ क्या इंश्योर करेंगे? कंपनी हैज डिस्क्लोज द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू एमएसएमई, यानी कि माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। ठीक है ना, उसके इन द नोट्स। सर सुनना मेरी बात ध्यान से। सर प्रिंसिपल एंड अमाउंट एंड इंटरेस्ट तो सर प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट ड्यू देयर ऑन, तो सर क्या क्या डिस्क्लोज करेंगे? प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट ड्यू देयर ऑन to be shown separately, remaining unpaid to any supplier at the end of each accounting year। मैंने कहा डन डन। उसके मैंने कहा कि अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड टू द बायर इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 16 ऑफ द एमएसएमई। मैंने कहा ठीक है सर, समझ गया। मतलब एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006। तो सर ये मेरे को एक बात बताओ, देख सबसे पहले क्या हमने डिस्क्लोज करना था हमें ये डिस्क्लोज करना था सर, एमएसएमई में हमें क्या डिस्क्लोज करना था? एमएसएमई में ना सर हमें डिस्क्लोज करना था प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट देयर ऑन। मैंने कहा ठीक है सर। तो यानी कि कुछ अनपेड रह गया होगा ना और इंटरेस्ट में ही इंटरेस्ट कैसे डिस्क्लोज करना था? यानी कि अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय बायर इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 16 ऑफ एमएसएमई एक्ट 2006 along with the amount of payment made to supplier, हाँ, beyond the appointed day during each accounting year। उसके बाद क्या? amount of interest due and payable for period of delay in making payment ठीक है, but without adding the interest specified under the MSME Development Act 2006। मैंने कहा ठीक है सर, समझ गया। फिर बोलते अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्रूड एंड रिमेनिंग अनपेड एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर। मैंने कहा फिर अमाउंट ऑफ फर्दर इंटरेस्ट, मैंने कहा क्या है? अमाउंट ऑफ फर्दर इंटरेस्ट रिमेनिंग ड्यू एंड पेबल इवन इन सक्सीडिंग ईयर्स until such date when the interest due above are actually paid to the small enterprises for the purpose of disallowance or deductible expenditure under the section 23 of the MSME Act Development Act 2006। मैंने कहा ठीक है सर, इतना सब कुछ हमें करना है, मतलब यानी कि सारे इंटरेस्ट और पेमेंट वगैरह की बात हो रही है सर। ठीक है ना सर, इसको एक बार हम वापस से फोकस करेंगे और देखेंगे। फिर ट्रेड पेबल्स ड्यू फॉर पेमेंट। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है
कि टीपी का एजिंग शेड्यूल कैसे होगा। मैंने कहा मैं बता देता हूँ अभी, अगर तुमने नहीं सोचा तो। मैंने कहा बिल्कुल सेम टू सेम डेटर की तरह होगा, लेकिन कुछ फ़र्क होगा, कुछ फ़र्क होगा, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल जो होता है ना, हम ये चाहते हैं कि हमारा डेटर जो है ना, अगर हम अपने एंगल सोचें तो हम हमारा डेटर हमको जल्दी पैसा दे, यानी कि जो 0 to 6 मंथ्स में ही हम उसको रिकॉर्ड करना चालू करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि हमारा जो क्रेडिटर है वो हमसे लेट पैसे मांगे, यानी कि वो हमें कम से कम भी एक साल का टाइम पीरियड दे। तो सर इसमें कैसे होगा, पर्टिकुलर आउटस्टैंडिंग फॉर फॉलोइंग पीरियड्स फ्रॉम ड्यू पेमेंट्स और अमाउंट जो होगा, ठीक है ना। इसमें कैसे होगा सर, एमएसएमई अदर्स, डिस्प्यूटेड ड्यूज एमएसएमई और डिस्प्यूटेड ड्यूज अदर। सर कैसे, पहले नॉर्मल था सब कि ना, सर उसमें कैसा था सर, उसमें ना बिल्कुल साफ साफ था यार कि ना, वो अनडिस्प्यूटेड कंसीडर्ड एज गुड, अनडिस्प्यूटेड यार कंसीडर्ड एज डाउटफुल, फिर उसमें क्या था उसका डिस्प्यूटेड कंसीडर्ड एज गुड, फिर डिस्प्यूटेड कंसीडर्ड एज डाउटफुल, ठीक है ना, वो ट्रेड रिसीवेबल बीच में आ जाएगा। उसके मेरी बात सुनो सर, इसमें क्या है, एमएसएमई अदर्स, एमएस डिस्प्यूटेड ड्यूज एमएसएमई, डिस्प्यूटेड ड्यूज अदर्स। मैंने कहा ठीक है सर। तो सर ये कैसे है सर, लेस देन 1 ईयर, फिर 1 to 2 ईयर, 2 से 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर्स, हो के नहीं। उधर कैसे था, 0 to 6 मंथ, 6 to 1 ईयर, फिर 1 ईयर से 1 ईयर से 2 ईयर, और मतलब 1 से 2 ईयर, 2 से 3 ईयर, 3 से ज़्यादा, मोर देन 3 ईयर, और फिर इसमें क्या है, लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 ईयर, 2 से 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर्स। मैं कहते डन, आखिर में टोटल करेंगे और काम खत्म करेंगे। चलो जी टुकड़ा साफ हो गया। अब क्या करेंगे, सिमिलर इन्फॉर्मेशन शैल बी गिवन वेदर वेयर नो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज स्पेसिफाइड इन द डिस्क्लोजर शैल बी मेड फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। मैंने कहा ठीक है सर, समझ गया कि ना, सिमिलर इन्फॉर्मेशन शैल बी गिवन वेयर नो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। हमें अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट नहीं दिया हुआ तो हम डेट ऑफ ट्रांजेक्शन से लेके चल लेंगे। सर अदर करंट लाइबिलिटीज माला माहिती है कि क्या होती हैं, अदर करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं सर, कि ना, अमाउंट डिस्क्लोज अंडर द अदर करंट लाइबिलिटीज क्लासिफाइड एज बिलो, current maturities of finance lease obligation, interest accrued but not due on borrowings, interest accrued and due on borrowings, income received in advance और उड़ा यानी कि अनपेड डिविडेंड। मैंने कहा डन डनाडन सरकार। उसका सुनो सर, अदर करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं सर, अलग पूछ रहे हैं वो जनरली कि ना, सेपरेटली शोन इन मतलब अदर करंट लायबिलिटीज। अच्छा मेरी बात सुनो सर, फिर एक चीज़ और थी इसमें कि ना, एप्लीकेशन मनी रिसीव फॉर अलॉटमेंट। सर छोड़ो ना, भाड़ में जान दो, हमने क्या करना। फिर अनपेड मेच्योर डिपॉजिट्स, डिवेंचर्स एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, अनपेड मेच्योर डिवेंचर एंड इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन, फिर अदर स्पेसिफाइड नेचर। मैंने कहा ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक रीड करने के लिए था कि ना उसमें क्या आता है अदर करंट लायबिलिटीज में। सर ये तो पता लग ही गया है हमें कि क्या आता है, कि यानी कि करंट मैच्योरिटीज ऑफ फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन आ जाएगी, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन बोरोइंग्स, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनपेड डिविडेंड। उसके बाद फिर क्या होता है सर, अनपेड मैच्योर डिपॉजिट, अनपेड मैच्योर डिवेंचर इंटरेस्ट देयर ऑन, और फिर अदर जो भी होगा स्पेसिफाई कर देंगे। मैं एक बार सिर्फ वापस से ना एमएसएमई थोड़ा सा अपनी तसल्ली के लिए 1 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन मैं बोल के चल रहा हूँ, ठीक है। ये कहाँ ज़रा डिस्क्लोज होता है, शेड्यूल 3 पार्ट 1 में। नाम तो इसका ट्रेड पेबल्स एंड अदर करंट लायबिलिटीज है, लेकिन इसमें एमएसएमई का एक पॉइंट आया हुआ, तो जो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे साथ फटाफट बोलना। देखो सर, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट देयर ऑन के बारे में बात करके चलेंगे सर। इंटरेस्ट कैसा होगा, इंटरेस्ट का क्या निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे। तो यानी कि अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय बायर्स इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 16 ऑफ द एमएसएमई एक्ट 2000, डेवलपमेंट एक्ट 2006। किसके साथ, सिर्फ इंटरेस्ट देंगे। मैंने कहा ना जी ना। फिर मैंने कहा साथ में क्या देंगे, मैंने कहा अमाउंट ऑफ पेमेंट टू द सप्लायर बियॉन्ड द अपॉइंटेड डेट ड्यूरिंग द ईच अकाउंटिंग ईयर। मैंने कहा हम उसे वो भी अमाउंट देंगे कि अगर हमने कुछ उसमें डिले किया होगा, यानी कि टू द सप्लायर एक अपॉइंटेड डे पे देना था, लेकिन उस दिन हमने नहीं दिया सर मतलब बियॉन्ड द अपॉइंटेड डेट। फिर तीसरा, जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू है ना एंड पेबल फॉर द पीरियड ऑफ डिले इन मेकिंग पेमेंट बट विदाउट एडिंग द इंटरेस्ट स्पेसिफाई अंडर द एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006। बोलता कि ना उसको, बट विदाउट एडिंग द इंटरेस्ट। बोलता कि ना सुनो, हम पहले में क्या था, प्रिंसिपल देंगे और इंटरेस्ट देंगे, ठीक है सर। दूसरा, फिर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हम पे करेंगे अंडर सेक्शन 16। तीसरा, वो कह रहा है मतलब उसी के अंदर एक और चीज़ भी थी, क्या हम सिर्फ इंटरेस्ट देंगे। मैंने कहा ना जी ना, ना बाबा ना। तो हम क्या देंगे उसको, इंटरेस्ट भी देंगे और अमाउंट ऑफ
पेमेंट भी करेंगे उसे कि ना अगर कुछ डिले रहा होगा, बोलते जो अमाउंट ऑफ पेमेंट करेंगे ना अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट में उस पे इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। मैंने कहा फिर बोलता है कि ना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्रूड एंड रिमेनिंग अनपेड एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर। उसके बाद फिर बोलता है कि अमाउंट ऑफ फर्दर इंटरेस्ट, बोलता फर्दर इंटरेस्ट भी है रिमेनिंग ड्यू एंड पेबल इवन इन सक्सीडिंग ईयर में चलेगा until such date when the interest dues above are actually paid to the स्मॉल एंटरप्राइजेस। ठीक है यार, फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर मैंने कहा कोई भी 4-5 पॉइंट लिख दियो 23 सेक्शन के अंडर, तो ये तुम्हारा काम पूरा का पूरा बन जाएगा सर। उसके बाद आगे चले गया फिर हमारे ना, देखो सर कायदे से देखा जाए ना, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, तो फिर तुम्हारे हिसाब से तो 2 चीज़ें तुम्हारी रहती हैं, बाकी सब कुछ तुम्हारा ऑलमोस्ट जो है ना तुम्हारा निपट चुका है, क्योंकि रिजर्व्स बोरोइंग ये सारा कुछ ना एक अलग वाले पार्ट में आ रहा है। तो मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ इसमें देखो समझ आए तो बहुत अच्छी बात है, वरना भाड़ में जान देना। मेरी बात सुनना सर, टेंजिबल फिक्स एसेट जो है ना उसमें क्या है, मैं से उसका ना टेबल दिखा रहा हूँ कि टेंजिबल फिक्स एसेट में क्या आएगा, क्लासिफिकेशन तुम्हें आता ही है सब कुछ। मैं कह रहा हूँ कि ना तुम यहाँ पे वो देख लो कि ना अपने ने ना क्या लिया है, पीपीएनई ली है, इन्वेस्टमेंट ली है, तो रेलेवेंट लाइन आइटम इन द बैलेंस शीट क्या है, पीपीएनई इन्वेस्टमेंट, पीपी रिटायर्ड फ्रॉम द एक्टिव यूज एंड हेल्ड फॉर डिस्पोजल, अदर्स क्या आएगा। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम ऑफ प्रॉपर्टी, मैंने कहा लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग। मेरी बात सुनो सर, ग्रॉस कैरिंग वैल्यू कितनी है, मैंने कहा 5 करोड़। उसके बाद क्या आएगा, टाइटल डीड हेल्ड इन द नेम ऑफ अंकिता पटनी। फिर वेदर टाइटल डीड होल्ड इज अ प्रमोटर डायरेक्टर और रिलेटिव इफ ऑफ प्रमोटर डायरेक्टर और एम्प्लॉय ऑफ द प्रमोटर या डायरेक्टर, बोल रहा है नेचर रिलेशनशिप कैसा है, मैंने कहा मैम प्रमोटर है, ठीक है ना, या फिर तुम डायरेक्टर भी बोल सकते हो। और प्रॉपर्टी हेल्ड सिंस विच डेट, मैंने कहा सिंस 2010। उसके बाद फिर कह रहा रीजन फॉर नॉट बीइंग हेल्ड इन द नेम ऑफ, मैंने कहा बेनामी प्रॉपर्टी थी, बात खत्म। सबसे पहले क्या आएगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम ऑफ प्रॉपर्टी, मैंने कहा लैंड ले रखी है। कह रहा ग्रोस कैरिंग वैल्यू कितनी है, मैंने कहा 5 करोड़। उसके बाद फिर क्या नाम है, टाइटल डीड किसके नाम है, मैंने कहा अंकिता पटनी। और फिर वो उसका रिलेशनशिप कैसा है, प्रमोटर है, डायरेक्टर है, रिलेटिव है, कौन है, कौन वो एम्प्लॉय है क्या, मेरी बता दो फटाफट से। तो मैंने कहा कि ना है कौन, वो बोलते मैंने कहा प्रमोटर है और डायरेक्टर भी है। बोलता प्रॉपर्टी कब से कब तक ली हुई है, मतलब कब से होल्ड करी हुई है, प्रॉपर्टी हेल्ड सिंस विच डेट, मैंने कहा 9 नवंबर 2010 से। उसके बाद फिर क्या है, रीजन फॉर नॉट होल्डिंग इन द नेम ऑफ द कंपनी, बोला कंपनी के नेम पे क्यों नहीं होल्ड करी, मैंने कहा बेनामी प्रॉपर्टी थी, ठीक है ना। या फिर ऐसा बोल सकते हो तुम लीगल डिस्प्यूट चल रहा था उसके खिलाफ, मैंने कहा ठीक है सर। उसके बाद ना एक बात सुनना मेरी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, मैंने कहा क्या है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मैंने कहा ठीक है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है ना। फॉर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एजिंग शेड्यूल बनता है सर, एक बार जान लो इसको हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को। तो सर ये हमारा जो है ना कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को हम प्यार से क्या बोलते हैं सर, CWIP। मैंने कहा ठीक है सर, इसका एजिंग शेड्यूल कैसे बनेगा, मैंने कहा सुनो ना सर, CWIP में ना अमाउंट देख लो, इन CWIP कितना है, मतलब फॉर अ पीरियड ऑफ, मतलब कितने पीरियड से लिंक्ड है जो अमाउंट है ना, और उसका अमाउंट लिखना और टोटल निकाल लेना। CWIP लिखोगे तुम लेफ्ट साइड, यानी कि जो टेबल की शुरुआत करते हैं। मैंने कहा कोई प्रोजेक्ट 2 तरीके से हो सकता है, या तो कोई प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस होगा यानी कि चल रहा होगा अभी, और प्रोजेक्ट टेम्परेरीली सस्पेंडेड, क्या होता है ना कोई बाढ़ वगैरह आ गई तो सस्पेंड हो गया होगा। मैंने कहा मेरी बात सुनना सर कि ना कितने टाइम पीरियड के लिए है, लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 ईयर, 2 to 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर। तुम हर जगह ये देखोगे कि ना लेस देन 1 ईयर से शुरुआत होगा, लेकिन सिर्फ जो है ना हमारा जो एजिंग शेड्यूल में मेरे हमेशा हमारा लेस देन 1 ईयर होता है। एक ट्रेड रिसीवेबल ऐसा है जहाँ पे लेस देन 6 मंथ से चालू है, ठीक है, उसमें फिर 4 कॉलम बन जाता है कि लेस देन 1 मतलब लेस देन 6 मंथ्स, फिर 6 मंथ to 1 ईयर, 1 to 2 ईयर, 2 से 3 ईयर और मोर देन 3 ईयर, टोटल अमाउंट आया, बात खत्म। यहाँ पर क्या होता है कि ना 2 प्रोजेक्ट होते हैं कि या तो प्रोजेक्टली जो है इन प्रोग्रेस है, या तो प्रोजेक्ट टेम्परेरी सस्पेंड हो चुका है। और यहाँ पे कैसे होगा, लेस देन 1 ईयर है, 1 to 2 ईयर है, 2 से 3 ईयर है, और मोर देन 3 ईयर से टोटल अमाउंट मारेंगे, आंसर आ जाएगा। उसके बाद मेरी बात सुनना सर ध्यान से, हाँ सर बोलो ना मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ ना, ये हो गया तुम्हारा। आगे चलते हैं हम यहाँ से, फिर इंटेंजिबल एसेट जो है ना वो कैसे कैसे क्लासीफाई होती है सर ये तो बच्चे को मालूम है, तो इसकी तो कोई चिंता करने वाली बात है ही नहीं। कैसे सर, ये कैसे मालूम है, मेरी बात सुनो ना, इसे कैसे क्लासीफाई करते हैं हम, गुडविल में, ब्रांड में, ट्रेडमार्क में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, मिनिशियल राइट्स में, मतलब माइनिंग राइट्स में, कॉपीराइट में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IPR जिसे बोलते हैं, रेसिपीज में, फॉर्मूलेज में, मॉडल में, डिज़ाइन में, प्रोटोकॉल्स में, प्रोटोटाइप्स में, लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजी में, एटसेट्रा। हो क्या नहीं, हाँ सर ठीक है। शेड्यूल 3 पार्ट 2 में, ये पार्ट 1 में डिस्क्लोज भी होता है ये, ओके सर डन। सर उसके बाद मेरी बात सुनो ना,
रिकंसिलेशन करेंगे ऑफ द ग्रोस एंड कैरिंग मतलब नेट कैरिंग अमाउंट्स को ऑफ ईच क्लास ऑफ एसेट एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, शोइंग द एडिशन, डिस्पोजल्स और एक्विजिशन थ्रू द बिजनेस कॉम्बिनेशन, अमाउंट ऑफ चेंज ड्यू टू रिवैल्यूएशन। यानी कि वो कह रहे हैं कि ना अगर कुछ रिवैल्यूएशन किया और उसमें कुछ चेंज हुआ और जो चेंज है ना, इफ चेंजेस 10% और मोर इन द एग्रीगेट ऑफ नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ intangible asset and other adjustment and the related depreciation and impairment losses or reversal shall be disclosed separately। मैं कह रहा हूँ देखो जैसे रेशो का था ना, अगर जो 25% से ज़्यादा रेशो में चेंज आया उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ऐसे ही यहाँ पर है कि अगर कोई रिकंसिलेशन तुम करने बैठे ग्रोस और नेट कैरिंग अमाउंट का ऑफ ईच क्लास ऑफ एसेट एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, जिसमें क्या क्या आता है, एडिशन आएगा, डिस्पोजल आएगा और एक्विजिशन आएगा थ्रू बिजनेस कॉम्बिनेशन, अमाउंट ऑफ चेंज ड्यू टू रिवैल्यूएशन, यहाँ तो मतलब कुछ ये सब आएगा। और जो रिवैल्यूएशन का चेंज है ना सर, ये जो रिवैल्यूएशन का चेंज है ना, अगर ये 10% और मोर हो गया इन द एग्रीगेट ऑफ द डैश म्हणजे डैश म्हणजे नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ इंटेंजिबल एसेट एंड अदर एडजस्टमेंट एंड रिलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इंपेयरमेंट लॉसेस और रिवर्सल शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली। उन सबको अलग से दिखाना पड़ेगा। मैंने कहा वेयर सम्स हैव बीन रिटन ऑफ एज रिडक्शन ऑफ कैपिटल और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, or where sums have been added on revaluation of assets, every balance sheet subsequent to the date of such write-off or addition shall show the reduced or increased figures as applicable and shall by way of note also show the amount of reduction or increase in the increase as applicable together with the date for the first 5 subsequent to the date of such reduction और इंक्रीज। चलो सर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया 10% वाला। सर ये कारों में भी आएगा, चिंता मत करो, वही मैं कह रहा था कार कहाँ पड़ा हुआ है, कारों में पड़ा हुआ है। उसके बाद मेरी बात सुनना सर कि ध्यान से, यहाँ पर हम कैसे डिस्क्लोज करके चलेंगे सर, यहाँ पे हम बिल्कुल सेम WIP की तरह हम डिस्क्लोज करेंगे जो CWIP में किया था। इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट हो गया तो अमाउंट ऑफ CWIP इन द पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 ईयर, 2 से 3 ईयर और मोर देन 3 ईयर, लास्ट में अमाउंट इन और टोटल आ जाएगा। प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस रहेगा, नहीं तो प्रोजेक्ट टेम्परेरली सस्पेंडेड रहेगा। मैंने कहा डन। उसके बाद मैंने कहा बोलते कि ना अगर ये बोलेंगे कि ना टू बी कंप्लीटेड, कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा ओवर ड्यू प्रोजेक्ट, हुज कंप्लीशन इज ओवर ड्यू और एक्सीडेड द कंपेयर टू ओरिजिनल प्लान, तो उसके बारे में कैसे बोलेंगे हम, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। और पहले क्या था सर पहले क्या था, पहले ये था कि इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट पहले भी था, अभी भी है, लेकिन अभी बोले कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले ये चीज़ थी कि उसमें ना कि ना अमाउंट इन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हो के, हाँ सर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अभी क्या है कि ना टू बी कंप्लीटेड इन कितना टाइम में कंप्लीट होगा, मैंने कहा लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 ईयर, 2 से 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर, प्रोजेक्ट 1 है 2 है, इससे किस टुकड़ा साफ है। चलो सर मिलते हैं किसी और ऑडियो में।